नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, जमीन देने वालों को बदले में मिलेगी जमीन, धामी कैबिनेट में मिली मंजूरी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, तबादला नीति लागू। हरिद्वार में अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियों का रियलिटी चेक, सड़कों पर उतरे मेला अधिकारी। देहरादून में 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव। स्वदेशी महोत्सव में वोकल फॉर लोकल पर जोर, महिला उद्यमियों को दिया गया सम्मान। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर फैसला टला, 50,000 लोगों का भविष्य टिका, 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में बढ़ेगा सर्दी का सितम, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन फैसलों से ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा और न्यायपालिका से संबंधित प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव आएंगे। कैबिनेट का सबसे अहम फैसला कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में आया है। प्लानिंग विभाग के तहत 7 एक्ट को चिन्हित कर समाप्त किया गया है। इन सभी को मिलाकर जन विश्वास एक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत अब छोटे छोटे अपराधों में कारावास की सजा खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ अर्थदंड ही लिया जाएगा, जिसकी राशि को बढ़ाया गया है। राज्य में निर्माण और रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें, रेशियो की दरों को बढ़ाने की संस्तुति को मंजूरी दी गई है। रिसोर्ट और इको रिसोर्ट को अब कृषि भूमि पर भी बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने पीटीसीयूएल द्वारा 2024 में बनने वाले टावर और उसके 1 मीटर एरिया के लिए मुआवजा राशि को दोगुना कर दिया गया है। बिजली लाइन के नीचे आने वाले खेत के मुआवजे में भी वृद्धि हुई है। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू पर मुहर लगी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियुक्ति अब लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी। जिससे प्रक्रिया तेज होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर वाहन स्वामी को 50% की छूट मिलेगी। राजस्व विभाग के तहत चलने वाली घसियारी कल्याणी योजना की सब्सिडी 7500 से घटाकर 75% से घटाकर 60% कर दी गई है। रिस्ना और बिंदल रोड पर एलिवेटेड परियोजना में लगने वाले जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने पर सहमति बनी। अगला मत ये हमारा पीडब्ल्यूडी का मत था। इसमें देहरादून शहर में जो प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं के निर्माण हेतु एक ये एनएचएआई के द्वारा ये एक रिक्वेस्ट भेजा गया था राज्य सरकार को कि इसमें जो जीएसटी लगेगा और इसमें जो रॉयल्टी में जो व्यवहार लगता है उसमें छूट दे दी जाए। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है और ये निर्णय हुआ है कि रॉयल्टी और जीएसटी पहले विभाग जमा करेगा और उसका रिइंबर्समेंट जो है वित्त विभाग के माध्यम से उनको कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की तैयारी, साथ ही संगठन को मजबूत करने का जिम्मा एक दिग्गज नेताओं के जिम्मे छोड़ दिया। ऐसे में पहले से चर्चाओं में रहे डॉक्टर हरक सिंह के दिए सिखों पर अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है, जिस पर अब उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण महारा दिल्ली बुलाए गए। मंगलवार को पार्टी आलाकमान के साथ हुई मीटिंग सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह ने पिछले हफ्ते सिखों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
आपको कहा जा रहा है कि ये कॉल इसी से कनेक्टेड हो सकती है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने देहरादून बार एसोसिएशन के प्रदर्शन में विवादित बयान दिया था। मौके पर ही सिख समुदाय के अधिवक्ताओं ने भारी नाराजगी जताई थी। हालांकि कांग्रेस नेता ने तुरंत माफी भी मांग ली। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किसी तरह स्थिति को संभाला। हरक सिंह रावत ने अपने बिगड़े बोल पर प्रायश्चित करने के लिए गुरुद्वारा पोटा साहिब में हाजिरी भी लगाई। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी हरक के विवादित बयान पर गुरुद्वारे में जाकर अपनी सेवा दी। उन्होंने अपने कहे हुए शब्दों के लिए गुरु ग्रंथ साहब से माफी मांगी। जूता सेवा और लंगर रसोई में भी सेवा दी। हरक के दिए विवादित बयान पर भाजपा को मौका मिल गया, जिसको लेकर राजनीति एक बार फिर प्रदेश में गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बीते शुक्रवार को अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इसके बाद शाम को हरक सिंह बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे और भावनाएं आहत होने पर अपना पक्ष रखते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें माफ भी कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद रावत ने कहा कि सिख समाज ने हमेशा उत्तराखंड और देश के लिए कठिन से कठिन समय में आगे बढ़कर सेवा की है। अपनी कर्तव्य निष्ठा से दुनिया का दिल जीता है, लेकिन इससे सिखों में गुस्सा कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हरक सिंह रावत के पुतले जलाए गए। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस नेता का बयान सिखों के प्रति इनकी नफरत जाहिर करता है। सिख समुदाय का गुस्सा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हरक सिंह रावत के आवास पर बयान को लेकर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग विरोध करते नजर आए। देखिए, पहले तो नमस्कार भारतवासियों। मैं अश्मीत सिंह हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष अभी एनसीपी सेवा दल का बंगाल का। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, सियासी हमारे जितने भी मतभेद हों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मतभेदों को जैसे मतभेद की तरह लें, पर उसमें आप टिप्पणी ये ना करें धर्म के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बात अश्मीत सिंह से होती या किसी पार्टी के आदमी से होती, आप इसका टिप्पणी करते, मेरे हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े कोई भी नहीं आता, ठीक है। रही बात इन्होंने जो 12 बजे का बयान दिया है, 12 बजे का बयान जो है, हमें पता है कि इन्होंने मूर्खता में दिया है, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो आज कहीं ना कहीं विधायक होते, पूर्व विधायक नहीं होते। आप लोगों में से जो लोग वहाँ पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला। मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में, लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अपनी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के बुलावे का फरमान आते ही राजनीति में जरूर खलबली मच गई। कांग्रेस इसको सिर्फ 2027 को लेकर चर्चा का बुलावा बता रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने इन शीर्ष नेताओं को तलब किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण माहरा को तुरंत दिल्ली आने को कहा गया है। इनकी पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग हुई। साथ ही सूत्रों की माने तो हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई। हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और हरक पर हल्ला बोले हुए है। ये अपेक्षा हमेशा हाईकमान की रहती है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अपने जब डिलीवरी करते हैं अपने विचारों की, जब अपने भाषण देते हैं, तो उस पर संयम रखें कि उन्हें क्या बोलना है। ये तो हमेशा अपेक्षा की जाती है हमसे हमेशा। देखिए, राजनीति में वर्तमान जो स्थिति बनी है, ये बहुत ही निंदनीय है कि एक दूसरे पर छींटाकशी, उसके व्यक्ति विषय, धर्म विषय पर बातें करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हरक सिंह रावत की जो बात हुई थी, उन्होंने हाईकमान ने जो उस पर फटकार लगाई है, वो उनके लिए उनका राजनीतिक भावना हो सकती है। पर जहां तक हमने उनके बयानों को सुना और देखा, वो एक आम लोगों के प्रति जो बातें होती हैं उन्होंने वो कही थी। उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी थी। उसके बाद जो सिख समाज ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो भाजपा सरकार प्रदेश में है, जो बांटने का काम करती है, उन्होंने इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है।
हमें ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और ये जो अभी सिख समाज के ऊपर हरक सिंह रावत जी द्वारा टिप्पणी का कार्य हुआ और उसके बाद इनके सभी नेता गुरुद्वारों में जाके माफी मांगते हुए दिखे, तो कांग्रेस को ये आभास हो गया है कि अब 1984 की भी बात आएगी और इंदिरा गांधी जी के जमाने में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने की भी बात आएगी। कुल मिलाकर हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर सियासत जोरों पर है, जिसमें कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है और भाजपा को लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हरक सिंह रावत को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली आलाकमान से भी हरक को हिदायत दी गई है कि ऐसे विवादित बयानों से बचें। वहीं सिखों में भी हरक के दिए गए बयान पर अभी संतुष्टि नहीं मिली है। यही वजह है कि कल तक भी उनके आवास पर अलग अलग प्रदेशों से आए सिख समुदाय के लोगों ने हरक के खिलाफ घंटों नारेबाजी और विरोध जताया। अब सवाल यही है कि अगर ये मामला अभी भी नहीं सुलझा तो कहीं इसका खामियाजा पार्टी के नेताओं को आगामी चुनाव में ना चुकाना पड़ जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली अहम खबर की देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में मेरी योजना पुस्तक पर विचार गोष्ठी एवं माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मेरी योजना पुस्तक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को आसानी से जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही वे पोर्टल के द्वारा डिजिटल रूप में भी योजनाओं की जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी। वह अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में भी इसकी भूमिका रहेगी। हाँ, देखिए, ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, तो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए मंजूर किए। बीते मंगलवार को दिल्ली में वार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के दौरान उक्त राशि मंजूर होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से हमारी 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं इसके लिए पीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। सड़कों के बनने से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। 15 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सीएम ने आपदा से क्षतिग्रस्त लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखंड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ये भी बताया कि राज्य के लगभग 90% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। यहाँ जंगली जानवरों से फसलों को बचाना गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए के बजट की दरकार है। केंद्रीय मंत्री ने धनराशि आवंटन का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री, ग्रामीण केंद्रीय मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है।
रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में साइबर अपराधों से बचाव के लिए दून पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान जारी है। देहरादून के निर्देश पर साइबर सेल देहरादून की टीम ने मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। आपको बता दें, साइबर क्राइम कार्यक्रम में साइबर क्राइम, ठगों के नए तरीकों, सोशल मीडिया फ्रॉड, OLX फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जैसे गंभीर साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए हैं। छात्रों को समझाया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ निजी व बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। आर्थिक अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर कॉल करें या cyber.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया है। साइबर सेल टीम ने छात्राओं से अपील की है कि वह अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मानसून सीजन के दौरान आई भीषण बारिश ने देहरादून को विकासनगर और हिमाचल से जोड़ने वाले मुख्य संपर्क मार्ग पर स्थित नंदा की चौकी के पास बने अहम पुल को भारी नुकसान पहुंचाया था। तेज बहाव और जलभराव के चलते ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई थी। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया ताकि यातायात किसी तरह सुचारू रह सके। हालांकि अब कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मुख्य स्थायी पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है, जिसका खामियाजा रोजाना हजारों लोगों को जाम और अव्यवस्था के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इस मार्ग से रोजाना स्थानीय लोगों के साथ साथ देहरादून, विकासनगर और राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। अस्थायी पुल की सीमित क्षमता के कारण पीक आवर्स में लंबा ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारी, व्यापारी, मरीज सभी इस अव्यवस्था से परेशान हैं। कई बार जाम के कारण एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या पर जब देहरादून के जिलाधिकारी छबिन बंसल से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से जुड़ी तकनीकी जांच, विजिबिलिटी, डिजाइन और अग्रिम टेंडर की प्रक्रिया अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ये मार्ग न सिर्फ जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य और अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ट्रंक रूट है, जिस पर लगातार भारी ट्रैफिक रहता है। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है और संबंधित सभी अधिकारी इस पर पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय हैं। पर इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और अग्रेतर टेंडर की कार्रवाई होनी है वो एडवांस स्टेजेस पर है और बहुत जल्द, क्योंकि वो एक हमारा ट्रंक रूट है और न सिर्फ हमारे ज़िले का बल्कि राज्य का और इंटर स्टेट मूवमेंट भी काफ़ी रहता है, तो ये हाई प्रायोरिटी एरिया है और इस पर जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो अवेयर है, विजिलेंट है और बहुत जल्द इसको पूर्ण करवा दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी संघ ने नगर अध्यक्ष विनय वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 4 दिसंबर 2018 के कर्मचारियों को सरकार के द्वारा नियमितीकरण के आदेश का स्वागत किया। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए 4 दिसंबर 2018 से 10 वर्ष पूर्व कर्मचारियों को नियमितीकरण की जगह 2025 तक 10 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का भी आपको बता दें नियमितीकरण की मांग की है। सभासद अविनाश वाल्मीकि ने कहा कि 2018 की जगह जिन्हें 2025 तक 10 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं उन कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए। संघ के नगर अध्यक्ष विनय वाल्मीकि ने कहा कि कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से खर्च के मौजूदा वेतन से खर्च उठाना कठिनाई होती है। अगर सरकार 10 वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी तो कर्मचारियों को अपने परिवार के भरण पोषण में आसानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज उप जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें पूर्व में सरकार के माध्यम से एक सूचना दी गई थी कि 4/12/2018 तक इनको 10 वर्ष हो गए हैं, उनका विनियमितीकरण कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सफाई कर्मचारी की जो हमारे काफ़ी समय से आंदोलन चल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए ये शासनादेश जारी किया। किंतु जो 2018 के बाद के जो कर्मचारी हैं
2018 तक बहुत मामूली सी कर्मचारी हो पा रहे हैं, उसमें नियमित अधिक से अधिक कर्मचारी नहीं पा रहे। लेकिन जो अगर सरकार थोड़ा सा और ध्यान दे हम लोगों की तरफ, तो 2024 या 25 तक की जो कट ऑफ द डेट है बढ़ा दे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में परेड ग्राउंड में स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव एवं उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी के तीसरे दिन उद्यमिता महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं और छात्राओं से स्वदेशी भाव अपनाने का आग्रह किया है और कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। मंत्री रेखा आर्य ने पहाड़ी खाद्य पदार्थ मंडुआ, जंगोरा और कंडाली को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में 7 उत्कृष्ट महिला उद्यमियों पूनम शर्मा, सरिता भगुड़ा, निर्मला देवी, शिवानी थापा, नीता कंडपाल, कमला रावत और नलिनी गोसाई को सम्मानित भी किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया जब 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर हालत में सभी घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि बच्चों की मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। एक पक्ष का आरोप है कि आपको बता दें पड़ोसियों से छोटी सी बहस के बाद दूसरे पक्ष ने अचानक लाठी डंडे, रॉड और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। देखते ही देखते मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। की चौकी है सोडबी, उसका एक मोहल्ले का वीडियो है जिसमें बच्चों की छोटे से झगड़े को लेके माँ बाप आपस में भिड़ पड़े हैं। तो पुलिस ने इमीडिएट प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के लिए मैंने बोला हुआ है और अभी ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। जो उसमें लीगल कार्रवाई बनेगी हम करेंगे, सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा। लक्सर क्षेत्र में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर प्रशासन ने रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। लक्सर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कामिल हसन का कहना है कि रैन बसेरे में गर्म बिस्तरों और लाइट, पानी सहित तमाम व्यवस्था की गई है। यहाँ 15 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों की देखरेख और बेसहारा लोगों को रैन बसेरों में ठहराने और सेवा आदि के लिए 2 व्यवस्थापक भी तैनात किए गए। इनमें एक दिन और दूसरा रात्रि ड्यूटी पर रहता है। इसके साथ ही अलाव जलाने के लिए भी पालिका ने टेंडर कर दिए हैं। जल्द ही सार्वजनिक चिन्हित स्थानों पर अलाव भी शुरू किए जाएंगे। हमने रैन बसेरे के लिए जिसमें लाहौर के जो स्टेशन वगैरह पे बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा नगर पालिका ने रेडी कर रखा है। हमारे रैन बसेरे की जो कैपेसिटी फिलहाल 20 की है, लेकिन 15 बेड फिलहाल वहाँ कंप्लीट जो है पड़े हुए हैं और उसके लिए हमने लाइट, बिजली, पानी सारी व्यवस्था रैन बसेरे में करी हुई है और 24 घंटे वहाँ आदमी रहता है। 2 चौकीदार हमने रखे हुए, दिन का अलग रात का अलग। रैन बसेरे की व्यवस्था हमारी कंप्लीट है। और जहाँ तक हमारा अलाव की बात है, अलाव के लिए हमने लकड़ी की व्यवस्था के लिए टेंडर कर दिया है। अलाव की व्यवस्था जो है अभी 1-2 दिन में अलाव जल्दी शुरू होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल व जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण व चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में रिपोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर याचिका जनहित याचिका पर सुनवाई की है। पूर्व के आदेश पर चुनाव के दौरान हुए अपहृत 5 सदस्यों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 5 सदस्यों से पूछे गए सवालों व जांच अधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी, जिसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर फटकार लगाते हुए मामले की जांच एसआईटी से कराने की बात कही। मामले में कोर्ट अब जल्द ही कोई अहम निर्णय दे सकती है। और आज एसपी जो वो है सीआईडी वो आई थी और इन्वेस्टिगेटर जितने आईओज हैं इस केस में वो भी आए थे। क्योंकि कोर्ट लगातार उनकी जो रिपोर्ट है
जो पेश कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टों को, कोर्ट अवगत था उससे, वो पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो आज उनको लगा कि ये रिपोर्ट तो अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं कवर अप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक के जो 5 लोग जिनका एब्डक्शन हुआ, ये लोग भी आए थे, तो कोर्ट ने इनके अपने जो पुराने बयान, जगह जगह जो बयान दिए हैं, उन बयानों को देखा और उनको उनकी इन बयानों से वेरीफाई करने के लिए उनसे बयान स्टेटमेंट उनके जैसे कोर्ट में एक होता है, उनसे पूछे गए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की है। आज हुई, आपको बता दें, इस मामले पर हुई सुनवाई पर पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत ने जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए कई अहम सुझाव कोर्ट में रखे। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रोफेसर अजय रावत के सुझावों पर अमल करने के निर्देश देने के साथ ही एक सप्ताह में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट को कोर्ट में पेश होने को कहा है, ताकि सुझावों पर अमल करने के लिए कमेटी गठित की जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन कई मामलों में नहीं हो पाया था, और प्रतिवर्ष जो आग लगती है जंगलों में उसको कंट्रोल करने को लेके कोई रॉबस्ट प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो कोर्ट ने प्रोफेसर अजय रावत को आज कोर्ट में बुलाया था सजेशंस देने के लिए, और उन्होंने फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन के लिए कई सुझाव भी दिए थे, जिसको कोर्ट ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और उसके बाद कोर्ट ने उन सुझावों को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सके, इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट को अगली तारीख पे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है, ताकि इस बारे में फर्दर कोई कमेटी बनाई जा सके और इन सुझावों को प्रैक्टिकली धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का